हेलो गाइस, आई एम CS कशिश रचवानी। गाइस, मेरे इस चैनल पे आपको वैसे तो CS EET के सारे MCQs प्लस नोट्स मिलेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है EBCL का, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया RBI का और चैप्टर नंबर 2 फेमा अप्रॉक्स कंप्लीट है। गाइस, फेमा कहा जाता है कि ये सिर्फ EBCL का ही नहीं, पूरे एग्जीक्यूटिव का सबसे हार्ड चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है कि ये कहते हैं कि दिल में तो उतरता है पर दिमाग में नहीं जाता। उसको इतना ही पढ़ो जितना कोर्स में है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आप लोग को उतना ही पढ़ना चाहिए। बहुत डीप में नहीं जाना चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि जितना डीप में जाओगे ये एक दलदल है, उसमें फंसते जाओगे फंसते जाओगे फंसते जाओगे। तो आप लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया है। पहले मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड कर दी है और 3 लेक्चर्स में मैंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई है। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि फेमा है क्या, फेमा की हिस्ट्री क्या है, फेमा का प्रीएम्बल कब से क्या है, फेमा कब से इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल हुआ, फेमा ने फेरा को कब हटाया, फेरा में ऐसी क्या कमियाँ थी जो फेमा ने उसको हटा दिया। उसके बाद जो हमने सेकंड लेक्चर लिया था तो उसमें हमने डेफिनेशंस ली थी, जिसमें हमने पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, NRI, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये सब कुछ देखा था। देन हम लोगों ने थर्ड वीडियो में हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट देखा था। उन दोनों की डेफिनेशन देखी थी। फिर मैंने बोला था कैपिटल्स को कैट बोला जाता है और करंट को कट बोला जाता है। तो कट पहले हम लोग कैट पढ़ेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने देखा था कि कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड थे, कुछ है ना अप्रूवल्स, मतलब कुछ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड थे और कुछ हमारे PRIO के लिए मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस वाले थे। तो रेस्ट्रिक्शंस वाले हम लोगों ने यहाँ देखा था सेक्शन 6 में कि RBI की रेगुलेशन है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी PRI को, मतलब पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को, कुछ चीज़ों के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी PROI के लिए, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, और तीसरा था प्रोहिबिटेड, जिसमें हमने फर्स्ट 2 लास्ट वीडियो में कर लिए थे, मतलब हमारा थर्ड लेक्चर में कर लिए थे। आज जो फोर्थ लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे प्रोहिबिशन और ये कुछ चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़े प्रोहिबिटेड कैट, मतलब परमिशन वाले तो कौन थे, लास्ट वीडियो में पढ़ाए हुए, मतलब लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाए हुए। तो गाइस, अगर वो सब कुछ नहीं देखा तो प्लीज़ पहले उसको जाके देखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं देखोगे तो बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो प्लीज़, अभी इतनी ज़्यादा लेक्चर्स हुए भी नहीं है, 6 to 7 लेक्चर्स ही हुए हैं टोटल, तो आप लोग को सारे देखने चाहिए ताकि आपका EBCL शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ कवर्ड हो और सब कुछ अच्छे हो। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कोविड के टाइम पे आप लोग बाहर जाना रिस्की है, घर में अकेले बुक लेके पढ़ते हो तो बोरिंग लगता है। तो इन वीडियोस से पढ़ो यार, इन वीडियोस से पढ़ो, ठीक है। तो प्रोहिबिटेड क्या, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट रूल्स रेगुलेशन, नो PROI। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जो प्रोहिबिशन होती है ना, वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए कभी नहीं होती। प्रोहिबिशंस हमेशा PROI के लिए होती है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए होती है। तो किसके लिए ये PROI के लिए, शेल मेक इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इन फॉलोइंग एक्टिविटी। आप इन एक्टिविटीज़ में बाहर के जो गोरी चमड़ी के लोग हैं, जो गोरे गोरे बन के आते हैं, जिन्होंने इंडिया पे 200 साल शासन किया था, वो यहाँ पे आके क्या नहीं कर सकते, नहीं इन्वेस्ट कर सकते, इन चीज़ों में नहीं आ सकते। क्योंकि आप लोग भी जानते हो, देखो, अगर उन लोगों ने इंडिया पे वैसे ही 200 साल शासन किया था, तो अगर ऐसी चीज़ों पे अगर वो लोग आ गए तो यहाँ पे ऐसा होगा कि इंडियंस मर जाएंगे। जैसे कि चिट फंड और निधि कंपनी। चिट फंड और निधि कंपनी क्या होता है, चिट फंड जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के आसपास, आपकी मम्मी या आपके आसपास में लेडीज़ क्या करती हो कि एक लॉटरी का सिस्टम डालती है। उन लॉटरीज़ में सबका नाम लिख देती है और वो बाउल में रख दिया जाता है।
फिर सब मेंबर्स उसमें पैसा इकट्ठा करते हैं, लाइक 10 लेडीज़ है कॉलोनी की, तो 1,000 रुपीज़ अप्रॉक्स इकट्ठा करते हैं। क्योंकि मुझे ये पता इसलिए क्योंकि मेरी मम्मा भी काफ़ी ये सब कुछ करती थी। वो लोग क्या करते थे कि 15 लेडीज़ का एक ग्रुप बना लेते थे, फिर 1,000 देते थे। तो 15 के 15 का नेम लिखा जाता था, फिर जिसका है ना नाम निकलता था उसको वो पैसे दे दिए जाते थे। फिर नेक्स्ट मंथ 14 का नाम होता था, 14 में से एक का निकालते थे, फिर नेक्स्ट मंथ उनको दे दिया जाता था। मतलब चिट फंड जस्ट लाइक ये लॉटरी सिस्टम टाइप का ही होता है। निधि कंपनी भी उसी तरीके से होती है। निधि कंपनी में क्या होता है, कुछ मेंबर्स मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं और कुछ चीज़ों के लिए स्पेशली करते हैं। निधि कंपनी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो कंपनी लॉ में ज़रूर पढ़ना। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी में हमारा बाहर का इंसान नहीं आ सकता। वो इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे फार्मर्स, हमारे इंडियन फार्मर्स काम कर रहे हैं। इंडियन फार्मर्स वैसे ही मर रहे हैं, वैसे ही सुसाइड कर रहे हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, वो लोग वैसे ही लॉस में जा रहे हैं। अगर बाहर के लोगों ने आके उनको और मारा तो वो लोग तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चिट फंड हो गया, निधि कंपनी हो गया और एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, इसको यहीं पे अगर हम शॉर्टकट बनाए तो ये बन जाता है कैन। ठीक है, कैन है ना, कैन का मतलब चिट फंड, एग्रीकल्चर और निधि कंपनी। रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है ना, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस। मतलब यहाँ के लोग, बाहर के लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके एक रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज़मीनों वगैरह पे अगर वो लोग काम करेंगे तो हमारे इंडियंस की ज़मीन पे भी उनका अधिकार होगा, और इंडियंस की ज़मीन पे हम कभी भी नहीं चाहेंगे किसी बाहर के इंसान का अधिकार हो। वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं लेकिन खुद फार्म हाउस वगैरह नहीं बना के रख सकते, क्योंकि इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है। अगर बाहर के बंदे आके यहाँ पे फार्म हाउस बना के चले जाएंगे तो वो जगह ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। ठीक है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे मिस्टर ए रहते थे, मिस्टर ए। ठीक है, मिस्टर ए का बड़ा प्यारा सा घर था, मेन रोड का घर था। ठीक है, एक घर था। अब मिस्टर ए का घर आ रहा था मेन रोड पे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस घर को एक्वायर कर दिया। क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया। और आपको पता है गवर्नमेंट किसी भी घर को एक्वायर कर सकती है अगर वो रोड पे आ रहा हो तो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने उस घर को एक्वायर कर लिया। जब गवर्नमेंट ने उस घर को एक्वायर किया तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसके बदले में हम तुम्हें कितने देंगे, 50 लाख रुपीज़ देंगे। तो मिस्टर ए ने बोला नहीं, मुझे ये 50 लाख नहीं चाहिए, मुझे 50 लाख नहीं चाहिए। तुम लोगों ने मेरा घर एक्वायर्ड किया, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे 50 लाख नहीं चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम आपको एक कार्ड बना के दे देते हैं, और उस कार्ड में हम लिख के दे सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट कहीं घर बनाएगी तो आपको एक घर ज़रूर देगी। अगर गवर्नमेंट कई घर बनाएगी या कई शॉप्स बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, उसमें से एक आपको देगी। गवर्नमेंट ने एक कार्ड बना के दिया, उस कार्ड को बोलते हैं ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। अब वो पर्सन जो मिस्टर ए था वो इंडिया का था, PRI था। वो इस कार्ड को किसी भी PROI को नहीं बेच सकता, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को नहीं बेच सकता। ठीक है, ये राइट सिर्फ PRI को ही मिला है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको क्या क्या होता है। तो ये 5 ही एक्सेप्शन है कैट के, और बहुत इजी है। तो कैट एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है आर्टिकैन। आर्टिकैन, ठीक है, आर्टिकैन। आर्टिकैन, आर से रियल एस्टेट, T से ट्रांसफरेबल, C से आपको भी पता था क्या था, चिट फंड, A से एग्रीकल्चर और N से निधि। वापस आप लोग मेरे साथ बोलोगे आर्टिकैन। ठीक है, आर्टिकैन। R से क्या होगा, रियल एस्टेट, T से ट्रांसफरेबल, C से चिट फंड और A से एग्रीकल्चर, N से क्या था, निधि कंपनी।
ठीक है। इस चीज़ों के लिए, इन 5 चीज़ों के लिए हमारा जो PROI है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, PRI के लिए बोल सकते हैं, बोलो PRI के लिए अलाउ है सब कुछ, ये किसके लिए रेस्ट्रिक्शन है, PROI के लिए, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए, वो यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता ये वाले। फॉर PRI, हाउएवर सब्जेक्ट टू FEMA provision, a PRI draw from foreign authorized person foreign exchange up to maximum 2,50,000 per financial year for capital account transaction as per schedule 1, ठीक है। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्केड्यूल 1, जिसमें हमारा PRI था और PRI के लिए कुछ चीज़ें अलाउ थी, ठीक है। तो उस स्केड्यूल 1 में एक चीज़, जितना भी आप विड्रॉ कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम PRI के लिए $2.5 लाख तक है। $2.5 लाख, देखो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, छोटा मोटा अमाउंट तो नहीं है, $2.5 लाख है ये, $2.5 लाख, ठीक है। तो $2.5 लाख अगर मैं बोलूँ तो $1 अगर 60 रुपये का आता है ना गाइस, 60-70 रुपये का मान लेते हैं, तो इंटू $2.5 लाख करके देख लोगे ना, बहुत करीब 2 करोड़ आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे लिमिट छोटी नहीं है, लेकिन लिमिट है क्या, PRI के लिए, है ना। तो PRI के लिए लिमिट है कि जितने भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये वाले नहीं, प्रोहिबिटेड वाले नहीं, जितने भी सारे ट्रांजैक्शन जो भी आप कर रहे हो, मैक्सिमम आपके लिए $2.5 लाख तक ही, ठीक है। तो PROI के लिए तो स्पेसिफिकली बता ही दिया कि ये कर ही नहीं सकता, ठीक है। और PRI के लिए बोला कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है $2.5 लाख और छोटी लिमिट नहीं है। अब आ जाता है हमारा सेकंड टॉपिक, मतलब टॉपिक इसी के कंटिन्यू में चल रहा है, आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ। रेगुलेशन 6 में परमिसेबल हो गया और प्रोहिबिटेड हो गया। अभी आ जाता है एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। क्या एक इंडिया का बंदा, क्या बोला मैंने, इंडिया का बंदा क्या इंडिया से बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है? क्या बोल रही मैं, एक्विजिशन, कोई इंडिया का बंदा इंडिया से बाहर जाके क्या प्रॉपर्टी खरीद सकता है? एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, कहाँ सिचुएटेड है, बाहर सिचुएटेड है, बाय PRI कर सकता है, चेक करते हैं। परचेज करना होगा उसको। A PRI can purchase immovable property out of India out of fund held in resident foreign currency account। एक इंडिविजुअल बाहर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, किस फंड से, आउट ऑफ फंड, कहाँ फंड है, RFC अकाउंट में, ठीक है। RFC अकाउंट से आप खरीद सकते हो, क्योंकि देखो इस अकाउंट में ना ज़्यादा पैसा नहीं डालेगी गवर्नमेंट, ये अकाउंट गवर्नमेंट की नज़रों में होगा और ये कैश नहीं है, ये अकाउंट के फॉर्म में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की नज़रें रहेगी। तो इंडिविजुअल खरीद सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, RFC अकाउंट में खरीदेगा। अच्छा, क्या इंडिविजुअल के साथ कोई जॉइंट ओनर हो सकता है? ठीक है, क्या इंडिविजुअल के साथ कोई जॉइंट ओनर हो सकता है? एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ कुछ खाली नहीं है क्या? ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं। हमारी थी प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा ने शादी की थी किसी अंग्रेज से, आई थिंक जो भी उसका नाम था, ठीक है। तो जो पर्सन है उससे अगर उसने शादी की वो अमेरिकन था, ठीक है, और अमेरिकन था तो वो कहाँ रहता था, USA में रहता था, ठीक है। हमारी प्रियंका चोपड़ा ने शादी की, ठीक है, निक जॉनस था आई थिंक उसका नाम, ठीक है, उससे शादी की। हमारी प्रियंका चोपड़ा क्या थी, PRI थी, वो इंडिया में रहती थी और इंडिया की रेजिडेंट थी, ठीक है। अब वो शादी करके गई निक जॉनस के पास USA। जब वो USA गई तो दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि अब हमें साथ रहना है, 7 जन्म का साथ है, साथ ही साथ निभाना, ठीक है। तो दोनों ने मिल के एक प्रॉपर्टी खरीदी बाहर, ठीक है। क्या वो अलाउ है? तो इन
दोनों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, किसके पास खरीदी? इंडिया यूएसए में एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब क्या हुआ, जब प्रियंका चोपड़ा इंडिया में आके अपनी प्रॉपर्टी बेच के और उस प्रॉपर्टी के लिए पैसे लेके जाने लगी, तो आरबीआई ने बोला रुको 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 रुको, प्रियंका चोपड़ा कहाँ जा रही हो? तो प्रियंका चोपड़ा ने बोला कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी है यूएसए में और मैं यूएसए ये पैसा लेके जा रही हूँ। हमने बोला देखो प्रियंका चोपड़ा, देखो जितने डॉलर तुम्हारे पास पड़े हैं तुम ले जाओ, जितने डॉलर तुम्हारे पास पड़े हैं तुम ले जाओ, लेकिन इंडिया से हम लोग एक्स्ट्रा पैसे नहीं देंगे। मतलब तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच के उसको डॉलर में कन्वर्ट करके नहीं देंगे। अगर तुमको बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसके साथ? किसके साथ? अपने रिलेटिव के साथ, और वो रिलेटिव आपका PROI है, तो आप खरीद सकते हो, लेकिन इंडिया से आउटफ्लो नहीं होगा। यही चीज़ बोल रखी है। रेजिडेंट कैन एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप एक्वायर कर सकते हो। रेजिडेंट कौन थी? रेजिडेंट प्रियंका चोपड़ा। आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर, जॉइंटली विथ अ रिलेटिव, जो कि रिलेटिव था हमारा PROI था। प्रोवाइडेड नो आउटफ्लो ऑफ फंड फ्रॉम इंडिया। प्रियंका चोपड़ा के इन हैंड में कितने डॉलर पड़े वो हमें मतलब नहीं है, लेकिन अब एक्स्ट्रा और कन्वर्ट होके नहीं जाएगी। समझ में आया? इंडिविजुअल खुद खरीद सकता है, PRI खुद खरीद सकता है। कब? जब वो RFC अकाउंट से करे। जॉइंट ओनर के साथ खरीद सकता है, लेकिन वो आउटफ्लो नहीं होगा इंडिया से। आप खरीदो, आपका रिलेटिव पैसे देगा, या आपके पास जितना डॉलर इन हैंड पड़ा है आप वो यूज़ करो। नेक्स्ट, क्या एक कंपनी बाहर ऑफिस खोल सकती है? क्या एक कंपनी बाहर ऑफिस खोल सकती है? देख लेते हैं। एक कंपनी है इंडिया में टाटा, एक कंपनी है इंडिया में टाटा। इस टाटा कंपनी ने बाहर यूएसए में एक कंपनी खोली जिसको बोला अलविदा। अलविदा, टाटा हो सकती है तो अलविदा भी हो सकती है, टाटा हो सकती है तो अलविदा भी हो सकती है। तो कंपनी थी अलविदा, अलविदा खोलनी चाहिए। अलविदा जो थी वो टाटा की क्या थी? टाटा की ब्रांच ऑफिस थी। तो अब अगर अपन को ऑफिस खोलना है तो ऑफिस के लिए जगह लेनी पड़ेगी। टाटा चाहती थी कि हम अपनी जगह खुद की ले, किसी से रेंटेड ना ले। तो टाटा वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकती है रेंटेड? पहला क्वेश्चन। दूसरा, टाटा यहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ भेज रही थी बाहर ताकि वो लोग टाटा अलविदा के साथ काम कर सकें। क्या टाटा ने जो एम्प्लॉयज़ भेजे एज अ स्टाफ, उन स्टाफ को अलविदा रखेगी किसी फ्लैट में या किसी घर में, तो क्या उसके लिए अलविदा प्लॉट ले सकती है या नहीं ले सकती? पहला, ऑफिस के लिए ले सकती है या नहीं ले सकती। दूसरा क्वेश्चन, स्टाफ के लिए ले सकती है या नहीं ले सकती। पढ़ते हैं। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैविंग ओवरसीज ऑफिस, ठीक है, मे एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, आप खरीद सकते हो अपने बिजनेस के लिए। और रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ स्टाफ प्रोवाइडेड मैक्सिमम कितना ले जा सकते हो, उसकी लिमिट देख लो। उसकी लिमिट है, देखो कंपनी है तो कंपनी पहली बार अगर गई है, इनिशियली अभी इनकॉर्पोरेट हुई है बाहर, मतलब बाहर ऑफिस खोला है, तो पहली बार खर्चा ज़्यादा होता है। तो 15% ऑफ एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ लास्ट 2 ईयर्स और 25% ऑफ नेटवर्थ। दिल मांगे मोर विच एवर इज़ हायर, विच एवर इज़ हायर, क्योंकि कंपनीज़ को इसलिए बोला गया है क्योंकि कंपनीज़ वहाँ से डॉलर कमा के इंडिया में देगी, 15% ऑफ एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स का एनुअल टर्नओवर निकालो और उसका 15% और 25% ऑफ नेटवर्थ। विल मांगे मोर विच एवर इज़ हायर। अगर कंपनी है तो उसको बार बार खर्चों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब बार बार खर्चों की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी रिकरिंग करेगी, मतलब बार बार खर्चा करे तो रिकरिंग। अगर दोबारा करती है खर्चा तो 10% ऑफ एवरेज एनुअल टर्नओवर फॉर लास्ट 2 ईयर्स। बहुत बहुत अच्छा है टॉपिक। क्या हम लोग पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया
बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा इंडिविजुअल के लिए, दूसरा हमने पढ़ा जॉइंट ओनर के लिए, और तीसरा हमने पढ़ा कंपनी के लिए। ठीक है, और कंपनी में दो तरीके के खर्चे होते हैं, इनिशियल एक्सपेंस और रिकरिंग एक्सपेंस। यहाँ तक आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। Acquisition and transfer of immovable properties situated outside India जनरली PRI को RBI की अप्रूवल होती है। अभी पढ़ा था, ठीक है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो जनरली आपको RBI की अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी ना, ऑब्वियसली लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, ले सकते हो नहीं ले सकते, प्रोहिबिशन नहीं है। देखो, इंडिविजुअल, जॉइंट ओनर और ये कंपनी के लिए प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन RBI की अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको RBI की अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है। क्या? पहला, प्रॉपर्टी हेल्ड इन फॉरेन सिटीजन, मतलब आपने प्रॉपर्टी जब ली जब आप PRO आए थे। जैसे आपने देखा कि प्रियंका चोपड़ा शादी करके बाहर गई। प्रियंका चोपड़ा शादी करके बाहर गई और 5 साल बाहर रही, लेकिन उसको बाहर का माहौल अच्छा नहीं लगा। उसको अपने देश की याद आ गई, देश की धरती की याद आ गई, और वो भाग के आ गई इंडिया। ठीक है, जब वो इंडिया से बाहर थी तो वो कौन थी? PROI थी। कौन थी? PROI थी। ठीक है, PROI थी। ठीक है, PROI थी। लेकिन जब वो इंडिया में आई और इंडिया में 2 साल रही तो वो बन गई इंडिया की PRI। लेकिन जब उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी तब तो वो PROI थी। मतलब जब वो 5 साल रही थी तो 5 साल में उसने कुछ इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी खरीदी, तब तो वो PROI थी। तो अगर ऐसा पर्सन है जिसने प्रॉपर्टी तब खरीदी है जब वो PROI था, तब उसको RBI की अप्रूवल नहीं थी, क्योंकि तब वो RBI की गाइडलाइंस में ही नहीं आ रहा था। दूसरा, पहले एक बार मैं समझा देती हूँ। ठीक है, ये थोड़े से ऊपर नीचे है ना, ये रहा पॉइंट पहला वाला जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है। एग्जाम्पल दो मैम, समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे यहाँ पे एक लड़का है मोहन। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक लड़का है मोहन। ठीक है, और मोहन, हमारे यहाँ पे एक लड़का है मोहन। उस मोहन ने शादी कर ली किससे? निकी से। किससे? निकी से, और निकी थी USA की। ठीक है, निकी थी USA की और मोहन था हमारा इंडिया का। निकी के पापा बहुत पैसे वाले थे, इसीलिए निकी मोहन को ले गई USA। निकी के पापा बहुत पैसे वाले थे और निकी ले गई मोहन को US से घुमाने। और जब वो घुमाने ले गई तो निकी के पापा ने मोहन को गिफ्ट दिया। निकी के पापा ने मोहन को गिफ्ट दिया एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो मोहन तो हमारा PRI था। ठीक है, मोहन तो हमारा PRI था। अगर निकी के पापा ने उसको गिफ्ट दिया तो उसको RBI की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने मांगा नहीं, उसने खरीदा नहीं, उसने मांगा नहीं, उसने खरीदा नहीं, उसको मिल गया। अगर थोड़े टाइम बाद निकी के पापा की एक डेथ हो जाती है और निकी का कोई भाई बहन नहीं है, तो निकी के पापा ने सारी प्रॉपर्टी किसको दे दी? निकी और मोहन को दे दी। तो निकी और मोहन को दे दी तो भी उनको RBI की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? क्योंकि उनको उस पर्सन से प्रॉपर्टी गिफ्ट या इनहेरिटेंस में मिली है जो कि पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। ठीक है, तीसरा, अगर आप सब कुछ दिखा के खरीद रहे हो, तो फिर क्या ज़रूरत है? अगर आप खरीद रहे हो RFC अकाउंट से तो आपको तो भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी गवर्नमेंट की नज़र में होगा। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी हेल्ड इन फॉरेन सिटीजन, मतलब इंडिया का सिटीजन ही नहीं है, उसने प्रॉपर्टी ली है, जो बाहर का बंदा है उसने प्रॉपर्टी ली है। पर्सन एक्वायर्ड अ प्रॉपर्टी ऑन एंड बिफोर, आज़ादी से पहले उसने प्रॉपर्टी ले ली थी। ठीक है तो इंडिया का सिटीजन। ठीक है, लेकिन उसने आज़ादी से पहले प्रॉपर्टी ले ली 1947।
ठीक है, डेट देख लेना एक बार, ठीक है। 1947 में ले ली उसने, ठीक है, और आरबीआई की परमिशन में ली थी उस टाइम उसने आरबीआई की परमिशन से ली थी, तो आपको अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो पर्सन किसी को गिफ्ट कर दे प्रॉपर्टी, मोहन के पापा ने 1937 में प्रॉपर्टी ली। मोहन के दादाजी ने प्रॉपर्टी ली थी, कहाँ, यूएसए में। तब आरबीआई की परमिशन ली थी उन लोगों ने। अब मोहन के दादा ने मोहन को गिफ्ट कर दी वो प्रॉपर्टी। मोहन के दादा ने मोहन को गिफ्ट कर दी वो प्रॉपर्टी, तो भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दादाजी ने ऑलरेडी 1947 में से पहले ली थी और उन्होंने परमिशन ली थी। समझ में आया? तो अगर आपको ऐसे पर्सन से गिफ्ट मिलती है जिसने ऑलरेडी परमिशन ले रखी, 1947 से पहले की बात है, ठीक है, 1947 के बाद की मिलती है तो नहीं, ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा परमिशन लेने की। गिफ्ट मिली है, इनहेरिटेंस मिली है, ठीक है। गिफ्ट जिंदा होते हुए मिलता है और इनहेरिटेंस इंसान के मरने के बाद मिलता है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, एक्वायर्ड, जब आप खुद पीआरओ थे, ये भी पढ़ा लिया। आपको गिफ्ट मिला है किसी पीआरओ से, जो हमने निकी वाला केस पढ़ा था, और ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया कि आरएफसी अकाउंट से आप ले रहे हो चीज़ों को। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कोई पर्सन अगर इंडिया से बाहर है तो वो इंडिविजुअल होगा तब क्या होगा, जॉइंट ओनर होगा तब क्या होगा, और वो अगर कंपनी है तो क्या होगा। दूसरा पढ़ा, जर्नली आरबीआई की अप्रूवल है, पर इन केसेस में आरबीआई की अप्रूवल नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। नोट पढ़ते हैं। पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी एज मेंशन इट। अगर आपने वो प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, तो आप उसको किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो बाय वे ऑफ गिफ्ट टू हिज रिलेटिव, लेकिन कंडीशन है कि वो पीआरआई होना चाहिए, पीआरओआई नहीं होना चाहिए। कंडीशन है कि वो पीआरआई होना चाहिए, पीआरओआई नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, अगर आपने वो प्रॉपर्टी पहले ले रखी है और अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो भी पीआरआई ही होना चाहिए, क्योंकि वरना हम लोगों का जो प्रॉपर्टी है वो गोरे के हाथ में चल जाएगी, और गोरों के हाथ में हम प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते। थर्ड केस, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। क्या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है, क्या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है वो गोरा इंसान ले सकता है क्या? वो गोरा इंसान, वो पीआरओआई ले सकता है क्या? देखते हैं। A PROI can hold, transfer और invest in any immovable property in India। अगर उसने एक्वायर्ड की है जब वो PRI था, अगर उसने एक्वायर्ड की है जब वो PRI था, सेम केस। अभी क्या हुआ? मोहन ने शादी की किससे? निकी से, ठीक है। निकी ने मोहन से शादी की, ठीक है, और निकी आ गई इंडिया। निकी थी कहाँ की? यूएसए की। ये थी यूएसए की, ठीक है, और मोहन है हमारा इंडिया का, और निकी आ गई इंडिया मोहन के पीछे, ठीक है। अब क्या हुआ? निकी ने यहाँ पे 2 साल रही और एक प्रॉपर्टी ले ली। निकी इंडिया में 2 साल रही और एक प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन निकी को इंडिया का माहौल अच्छा नहीं लगा और निकी क्या चली गई? रिटर्न चली गई अपने घर यूएसए 2 साल बाद। अब 2 साल बाद फिर निकी क्या बन गई? पीआरओआई बन गई। तो ऐसे में उसने वो प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? जब वो पीआरआई थी, तो वो अलाउ था। या फिर निकी को इनहेरिटेड मिला। निकी ने शादी की थी मोहन से और मोहन के पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी थी। निकी ने शादी की मोहन से और मोहन के पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी थी जो कि मोहन के पास थी। एक बार किसी के साथ ऐसा हो नहीं, लेकिन एक बार मोहन के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से मोहन की डेथ हो गई। अब जब मोहन की डेथ हो गई तो निकी ने बोला अब मैं इंडिया में रह के क्या करूं, और मैं जा रही हूँ यूएसए। जब निकी यूएसए गई तो यूएसए जाने से पहले मोहन की सारी प्रॉपर्टी निकी के नाम थी। तो ऐसे में उसको
पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से क्या मिली थी, प्रॉपर्टी मिली थी। ठीक है, तो आपने खुद खरीदी हो जब वो आप PRI थी, ठीक है, या फिर आपको किसी PRI से इनहेरिटेंट मिली हो, ठीक है, तो वो चलता है। देखो गिफ्ट नहीं चलता, PRI से गिफ्ट नहीं चलता। यहीं पे देख लो आप, यहाँ पे मैंने आप लोगों को नोट पढ़ाया था कि PRI कभी भी PROI को गिफ्ट नहीं दे सकता। मैंने यहाँ पे इनहेरिटेंट का केस ही नहीं बताया, देख लो गिफ्ट का बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, गिफ्ट का बताया था लेकिन इनहेरिटेंट का नहीं बताया था। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया, इंडिया की प्रॉपर्टी है, कौन कौन खरीद सकता है, हमारा NRI खरीद सकता है, नॉन रेजिडेंट खरीद सकता है, PI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन खरीद सकता है। ये हम लोग डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पार्ट नंबर 2 में, आप लोग उसमें जरूर देखना। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कैरिंग परमिटेड एक्टिविटी और एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉरेन एम्बेसीज वगैरह ये सब खरीद सकते हैं। तो ये एक बार बस नाम देख लेना कि कौन कौन खरीद सकता है। ठीक है, PRI नहीं आएगा क्योंकि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और वो वैसे भी अगर इंडिया का इंसान है और इंडिया में ही खरीद रहा है तो फेमा थोड़ी अप्लाई होगा, फेमा तो जब अप्लाई होगा जब प्रॉपर्टी इंडिया की है लेकिन खरीदने वाला बाहर का है। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, उसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या PRI के लिए अलाउ था, क्या क्या PROI के लिए अलाउ था, और क्या क्या प्रोहिबिशन थी, और फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दैट इज कर्ट। ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं। फेमा ने कुछ रूल्स बना रखे, फेमा कर्ट रूल 2000, फेमा कर्ट रूल 2000, इसमें कुछ स्केड्यूल्स है, स्केड्यूल 1, 2, 3, प्रोहिबिशन ऑफ, कैट नहीं होगा ये कर्ट होगा, सॉरी, ठीक है कट होगा, प्रोहिबिटेड कट। कुछ चीज़ें ऐसी है जो करंट अकाउंट हो ही नहीं सकती। अच्छा, करंट अकाउंट की डेफिनेशन देखनी है तो लास्ट वाली वीडियो 3rd पार्ट में ज़रूर देख लेना। कुछ चीज़ें हैं जो कि अलाउ ही नहीं है, प्रोहिबिटेड है। कुछ चीज़ें अलाउ है लेकिन CG के अप्रूवल के लिए, और कुछ चीज़ें अलाउ है लेकिन RBI के अप्रूवल। अब याद कैसे करना है, देखो स्केड्यूल 1, 2, 3 और 3 वापस रिपीट होगा तो रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 3, रूल 4, रूल 5। लेकिन ये सारे रूल्स कब नहीं अप्लाई होंगे, जब आप सारा काम RFC अकाउंट से करोगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला RFC अकाउंट पे गवर्नमेंट की नज़र रहती है। ठीक है, वापस बता देती हूँ, करंट अकाउंट के लिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखे हैं, कर्ट रूल 2000। कर्ट रूल कुछ प्रोहिबिटेड है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से, कुछ RBI के अप्रूवल से। ठीक है, आज फिलहाल हम सिर्फ प्रोहिबिटेड ही पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी जब RBI के अप्रूवल, ठीक है, मतलब RFC अकाउंट से अगर हम करते हैं तो। चले, प्रोहिबिटेड इन डीलिंग कट, रूल 3 और स्केड्यूल 1। रूल 3 स्केड्यूल 1 क्या बोलता है, प्रोहिबिटेड इन डीलिंग कट। कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है, कौन से ऐसे डे टू डे ट्रांजैक्शन है जिसमें हम डील नहीं कर सकते। पहला, ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 1। स्केड्यूल 1 के कोई भी ट्रांजैक्शन के साथ हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रैवल टू नेपाल एंड भूटान, नेपाल एंड भूटान के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि नेपाल एंड भूटान में गांधी जी चलते हैं। नेपाल एंड भूटान में गांधी जी चलते हैं, और नेपाल एंड भूटान में अगर गांधी जी चलते हैं, तो भाई आपको फॉरेन करेंसी की क्या ज़रूरत है, क्या करोगे वहाँ डॉलर ले जाके अगर गांधी जी चलते हैं तो। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन विथ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नेपाल एंड भूटान, आप उनके साथ ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकते। लाइक नेपाल वगैरह में शॉल वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, तो अगर मैं इंडिया में हूँ और मेरा मन कर रहा है कि बाहर से शॉल मंगाई जाए, नेपाल से शॉल मंगाई जाए, लेकिन नेपाल एंड भूटान में आप डॉलर नहीं दोगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आप दे सकते हो, लेकिन किसकी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, RBI की। RBI कुछ चीज़ों के लिए एग्जाम्पशन दे सकता है, लेकिन फ़िलहाल एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है, तो प्रोहिबिशन कहाँ है, स्केड्यूल 1 में। नेपाल एंड भूटान जाओगे तभी भी आपको नहीं चाहिए डॉलर, और ट्रांजैक्शन करोगे नेपाल एंड भूटान के इंसान के साथ तो भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं प्रोहिबिशन कहाँ कहाँ है। स्केड्यूल 1,
स्केड्यूल 1 बोलता है, देखो कई चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर रहते हो, जैसे कि हम लोग इंडिया से बाहर गए, ठीक है, और बाहर हमने कसिनो खेला और कसिनो से पैसा कमाया, तो कई बार ऐसा होता है कि वो पैसा वहीं खर्च करके आना होता है, वहाँ से लेके नहीं आ सकते। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ का पैसा वहीं पे खर्च करो और वहाँ से लेके नहीं आ सकते। तो ऐसे ही स्केड्यूल 1 बता रहा है, जो कि हमारा कर्ट मना कर रहा है। पहला, रेमिटेंस फ्रॉम लॉटरी विनिंग, लॉटरी से जीता हुआ पैसा आप इंडिया में लॉटरी से लेके नहीं जा सकते। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते डॉलर में, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करा सकते। कोई भी बाहर का बंदा, अगर जॉन है हमारा जो कि यूएसए में रहता है और यूएसए में क्या किया उसने, यूएसए से आया इंडिया, यूएसए से आया इंडिया और इंडिया आके उसने क्या सोचा कि गोवा चलूँगा और गोवा में खेलूँगा कसिनो, गोवा जाऊँगा और गोवा में खेलूँगा कसिनो। तो कसिनो खेलते हुए उसने जो भी पैसा जीता वो बाहर नहीं लेके जा सकता, बाहर रेमिट नहीं कर सकता। रेमिटेंस मतलब बाहर नहीं लेके जा सकता। इनकम फ्रॉम रेसिंग एंड राइडिंग एंड अदर हॉबी, अगर आप बाहर से आते हो, बाहर से रेसिंग और राइडिंग वगैरह में जीतते हो या किसी भी अदर हॉबीज़ में जीतते हो, तो आप बाहर नहीं लेके जा सकते, उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते डॉलर में, आपको इंडिया में ही वो पैसा ख़त्म करना होगा। रेमिटेंस फ्रॉम परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड, प्रिस्क्राइब मैगजीन, फुटबॉल और स्वीप स्टिक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है जो लॉटरी टिकट्स वगैरह होती है, ठीक है, और बैंड मैगजीन्स वगैरह, कोई ऐसी मैगजीन है जो बैंड है, ठीक है, वो आप यहाँ से बेच के, यहाँ से मतलब आप यहाँ से उसको बेच के या फिर उससे पैसा कमा के आप बाहर नहीं लेके जा सकते। नेक्स्ट, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट टूवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, wholly owned subsidiary abroad of Indian company। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये हमारी इंडिया की कंपनी है, ये हमारी इंडिया की कंपनी है टाटा। टाटा क्या हुआ है, चल क्यों नहीं रहा? टाटा ने एक सब्सिडरी खोली, कौन सी? अलविदा। अलविदा खोली यूएसए में, ये हमारा यूएसए है और ये हमारा इंडिया है। अब क्या हुआ, टाटा ने इंडिया में से सामान भेजा किसको? अपनी ही होली ओन सब्सिडरी को, अपनी ही होली ओन सब्सिडरी को सामान भेजा यूएस से। क्या भेजा? सामान भेजा, गुड्स भेजा, ठीक है, गुड्स भेजा। अपनी ही सब्सिडरी को अगर कोई गुड्स भेजेगा तो क्या सब्सिडरी उसके पैसे देगी? नहीं देगी। लेकिन इन गुड्स को बेचने के लिए, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए कोई एजेंट रखना पड़ता है और उसको कमीशन देनी पड़ती है। तो उस कमीशन को भी आप डॉलर में नहीं दे सकते, आपको रुपीज़ में ही देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी सब्सिडरी को सामान भेज रहे हो, सब्सिडरी से आपको कभी भी पैसा आएगा नहीं, डॉलर आएगा नहीं। तो हम क्यों उस सब्सिडरी के सामान के लिए एक्स्ट्रा डॉलर इंडिया वाले क्या दे, बाहर के लोगों को दे? तो देखो, एक्सपोर्ट के लिए मना नहीं है, आप अपने एक्सपोर्ट करो, अपनी जॉइंट वेंचर, अपनी होली ओन सब्सिडरी में एक्सपोर्ट करो, मना नहीं है, लेकिन उस एक्सपोर्ट से देने वाला कमीशन अलाउ नहीं। तो कमीशन ऑन एक्सपोर्ट टूवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड होली ओन सब्सिडरी ऑफ इंडियन कंपनी, ठीक है, तो आप नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें एक और भी केस हो सकता है कि टाटा को बाहर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, टाटा को किसी बाहर कंपनी में इन्वेस्ट करना है और एक डीलर ने किस में इन्वेस्ट करवाया? उसको माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करवाया। तो माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट कराया, तो वहाँ पे जो डीलर को आप कमीशन देते हो वो भी आप डॉलर में नहीं दे सकते, क्योंकि उससे मिलने वाला बेनिफिट हमें कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट, डिविडेंड ऑफ एनी कंपनी टू विच
डिविडेंड बैलेंस इज एप्लीकेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये है यूएसए और यूएसए में है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कौन है? यूएसए की कंपनी है। इस माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, यूएसए की कंपनी है, ये हमारा यूएसए, ठीक है। यूएसए की कंपनी ने क्या किया, एक सब्सिडरी खोली, कहाँ पे? इंडिया में। कहाँ पे खोली? इंडिया में एक सब्सिडरी खोली, माइक्रो हार्ड लिमिटेड, ठीक है, एमएच खोली, माइक्रो हार्ड लिमिटेड खोली, सब्सिडरी खोली, कहाँ पे? इंडिया में। और फिर इस माइक्रो हार्ड ने यहाँ मतलब रशिया में और चाइना में एक सब्सिडरी खोली। सबसे पहले यूएसए ने एक सब्सिडरी खोली इंडिया में, माइक्रो हार्ड लिमिटेड, और माइक्रो हार्ड लिमिटेड ने 2 सब्सिडरी और खोल दी रशिया में और चाइना में। अब इंडिया में क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने जो सब्सिडरी खोली थी माइक्रो हार्ड लिमिटेड, उस माइक्रो हार्ड लिमिटेड ने सारा पैसा कमाया और उसको कन्वर्ट कर दिया 5 बिलियन कर देते हैं, $5 बिलियन में, ठीक है। और यहाँ पे रशिया वाले ने कमा लिया $2 बिलियन, ठीक है, और इसने कमा लिया $3 बिलियन, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको 8 बिलियन कर देते हैं, ठीक है। तो इंडिया वाली कंपनी ने 8 बिलियन कमाया, रशिया वाली ने 2 बिलियन और चाइना वाली ने 3 बिलियन। अब क्या हुआ, अब ये सारा पैसा ये कहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? यूएसए माइक्रोसॉफ्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो इंडिया की गवर्नमेंट बोलती है रुको रुको रुको, आप लोग तो बड़े शाणे निकले, इंडिया में सब्सिडरी खोल के अब इंडिया से पैसा कमा के यूएस डॉलर में चेंज कराना चाहते हो, ये तो गलत है। हम आपको ऐसा डिविडेंड ले जाने नहीं देंगे, ऐसा डिविडेंड ले जाने नहीं देंगे। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है इसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ। लेकिन जो माइक्रो हार्ड है वो बोलेगी कि जितना भी हमने बाहर से आपको कमा के दिया 2 बिलियन और 3 बिलियन, क्या वो तो हम ले जा सकते हैं ना, वो इंडिया में तो नहीं कमाया हुआ, वो तो हम ले जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोहिबिशन ना लिख के डिविडेंड बैलेंस लिखा है। डिविडेंड बैलेंस इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इंडिया वाला बाहर कोई खोलता, वहाँ से कोई कमाई होती, जैसे 5 बिलियन, ये 5 बिलियन वो ले जा सकता है, ये वाले 8 बिलियन नहीं ले जा सकता, लेकिन ये वाले 5, 2 और 3 ले जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपके पास सिंपल आता है, इन डेप्थ नहीं आता, तो आप सिर्फ ये लिख लेना कि आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। ये मैंने बहुत डीप में बता दिया, इतना ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑन कमीशन, कमीशन नहीं कमीशन, ठीक है, कमीशन नहीं कमीशन, ठीक है, ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट। क्या हुआ था, रियल केस बता रही हूँ। इंडिया को एक्सपोर्ट किए थे कुछ आर्मी के इक्विपमेंट, किसने? रशिया ने। ये हमारा इंडिया है। इंडिया को कुछ एक्सपोर्ट किए थे आर्मी इक्विपमेंट, किसने? रशिया ने। और रशिया बड़ा है इंडिया से, इसलिए थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। रशिया ने एक्सपोर्ट किए आर्मी इक्विपमेंट, ठीक है, एक्सपोर्ट करे आर्मी इक्विपमेंट, तो कितने के? अप्रॉक्स 150 करोड़ के, अप्रॉक्स 150 करोड़ के आर्मी इक्विपमेंट मान लो एक्सपोर्ट किए। इंडिया ने जब पेमेंट देने की बारी आई तो उसने पेमेंट रुपी में दे दिया। इंडिया ने की जब पेमेंट देने की बारी आई तो इंडिया ने पेमेंट उठा के रुपीज़ में दे दिया। तो रशिया से फ़ोन आया, हमने आपको इक्विपमेंट दिए और आपने क्या भेजा? ये रुपी, ये रुपी हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें तो रशियन करेंसी चाहिए, नहीं तो आप हमारा आर्मी इक्विपमेंट वापस कर दो, वापस रिफंड कर दो हमारी चीज़ें, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा ले जा। अब रशिया बोला ये ख़राब आर्मी इक्विपमेंट कौन लेगा, इंडिया ले रहा है, वही बहुत बड़ी बात है।
रशियन गवर्नमेंट डर गई और उसने इंडिया को बोला ठीक है ठीक है ठीक है, हम इंडियन रुपी रख लेते, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अब इंडिया से कुछ भी एक्सपोर्ट हुआ रशिया में तो हम रशियन वाले डॉलर ना देके क्या देंगे, हम लोग आपको रुपी देंगे। आपके रुपीस हम रख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट हुआ रशिया में तो हम लोग भी क्या देंगे, डॉलर ना देके रुपी ही देंगे। इंडियन गवर्नमेंट बोली ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ एक्सपोर्ट होता है जहाँ से मिलता भी रुपी है तो उसकी आप कमीशन नहीं दे सकते डॉलर में। उस एक्सपोर्ट को कराने के लिए जो कमीशन होती है वो आप डॉलर में नहीं दे सकते। अगर कोई ऐसा एक्सपोर्ट होता है जो कि जिससे मिलता भी रुपी है तो आप उसकी कमीशन, मैंने एक्सपोर्ट की बात नहीं की, एक्सपोर्ट पे जाने वाली कमीशन भी आपको डॉलर में ना देके रुपी में ही देनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ के लिए अलाउ है, टी एंड तंबाकू के लिए अलाउ है, 10% तक आप दे सकते हो। ठीक है, टी और टबाको के लिए अलाउ है, टबैको के लिए अलाउ है, ठीक है, कि 10% तक दे सकते हो। चलो नेक्स्ट, पेमेंट टू कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन। पेमेंट ऑफ कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन, इसका भी केस देखो, ये पहले चलता था अभी नहीं चलता है कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, ठीक है, आजकल चलता नहीं है। यहाँ पे हमारा रहता है मोहन, इंडिया में रहता है, और पहले फ़ोन नहीं होते थे तब ये चलता था, मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। और ये हमारा यहाँ पे हमारी रहती है निक्की, यूएसए में। निक्की और मोहन की गर्लफ्रेंड थी। निक्की को मोहन से बात करनी होती थी और मोहन का भी बड़ा मन करता था निक्की से बात करने के लिए। तो मोहन क्या करता था, एक बीच में दुकान होती थी पहले कॉल बैक सर्विस की, ठीक है, मोहन इसको फ़ोन करता था, ठीक है, और रिंग देके छोड़ देता था। ये क्या करते थे, उसको रिटर्न कॉल करते थे और क्या करते थे, फिर मोहन बताता था कि मेरी फ़ोन की लाइन कनेक्ट कर दो, किससे, इसके साथ, ठीक है। तो कॉल बैक वाला बीच में मीडिएटर होता था और ये कनेक्ट करवाता था किससे, जिससे भी आपको बात करनी होती थी, और इसके बदले में वो पैसे लेता था डॉलर में। तो वो भी आपको अलाउ नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये बंद हो चुका है अब, तो वैसे भी अलाउ नहीं होगा। रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑफ फंड हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी क्रेडिट स्कीम अकाउंट, ठीक है, देखते हैं इसको भी। क्या हुआ, कुछ नहीं, यहाँ पे एक लड़की थी, ये लड़की कहाँ की थी, यूएसए की। कहाँ आई, इंडिया आई घूमने के लिए। इंडिया आई घूमने के लिए और इसकी नज़रें टकराई, ये इस लड़की को नाम दे देते हैं निकी, ठीक है। इसकी नज़रें टकराई इस लड़के से, ठीक है। ये लड़की इंडिया आई घूमने के लिए और इंडिया आई तो इंडिया में साथ में $1 लाख लेके आई। इंडिया आई और इंडिया में $1 लाख लेके, कौन से अकाउंट से, स्पेशल रुपी क्रेडिट अकाउंट से लेके आई। लेकिन जब इसकी नज़रें मिली इस लड़के से, मोहन से, तो इस मोहन ने इस लड़की को बोला, क्या बोला, कि मैं तुमको इंडिया घुमाऊंगा, मैं तुमको ताजमहल दिखाऊंगा, मैं तुम्हें कुतुब मीनार दिखाऊंगा, मैं तुम्हें आगरा के जो भी और भी चीज़ें हैं वो दिखाऊंगा, दिल्ली घुमाऊंगा, गोवा घुमाऊंगा, सब जगह मैं तुम्हें घुमाऊंगा। और जो भी खर्चा हुआ इस मोहन ने बेचारे ने कर लिया। अब इसका यूएसए जाने का टाइम वापस हो गया, और यूएसए जाने का टाइम वापस हुआ तो इसने आरबीआई को बोला, अपने ऑथोराइज बैंक को बोला कि देखो मैंने आपको $1 लाख दिए थे,
मुझे मेरे $1,00,000 वापस चाहिए, मुझे मेरे $1,00,000 वापस चाहिए। तो आरबीआई ने इसको $1,00,000 दे दिए। तो ये बोली निक्की रुको रुको रुको, इस पैसे को मैंने कम से कम 3 महीने तक आपके पास रखा और इसीलिए मुझे इसका इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट इनकम चाहिए। आरबीआई बोला एक थप्पड़ ना दूं तेरे को, एक तो तू इंडिया आई, पैसे भी हमारे लड़के से खर्च करवाए और ऊपर से अब तेरे को इंटरेस्ट इनकम चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने बाहर के लोगों का अकाउंट खोलना ही बंद कर दिया, ऐसे अकाउंट खोलना ही बंद कर दिया, नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट खोलना ही बंद कर दिया। लेकिन ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि पिछले जो भी केसेस चल रहे थे वो सारे के सारे यहाँ पे मतलब उसके लिए है कि जो पहले चल रहे हैं वो तो चल ही रहे ना, पुराने थोड़ी बंद होंगे। ठीक है, तो ये बहुत डिस्प्यूटेड केस चल रहा है कि इंटरेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी पर्पस प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1। देखो ये लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम मैं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन फिलहाल ये याद रख लेना जो चीज़ें प्रोहिबिटेड है, जो चीज़ें प्रोहिबिटेड है उसके लिए कोई दूसरी स्कीम अलाउ नहीं होगी। लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम है जो कि अलाउ होती है इंडिविजुअल्स के लिए, लेकिन अगर वो प्रोहिबिटेड ही है, जो हमारे कट प्रोहिबिटेड ही है, तो उसके लिए ये वाली स्कीम भी अलाउ नहीं होगी। वैसे इस स्कीम में ये बोला गया है कि इंडिविजुअल $2.5 तक बाहर लेके जा सकता है, लेकिन प्रोहिबिटेड चीज़ों के लिए तो वैसे भी अलाउ नहीं होगा। तो ये सारे स्कीम आप एक बार अच्छे से देख लेना, सारे एक बार वापस मैं बता देती हूँ। लॉटरी के लिए, रेसिंग राइडिंग के लिए, फिर लॉटरी टिकट्स वगैरह परचेज करके बाहर नहीं, कमीशन एक्सपोर्ट में नहीं देनी, जो कि हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट बाहर है तो वोल्ली ऑन सब्सिडरी वाला केस बताया था, फिर डिविडेंड वाला बताया केस, उसके बाद कमीशन ऑन एक्सपोर्ट बताया, रुपी क्रेडिट स्कीम रूट वाला, उसके बाद कॉल बैक सर्विस, ठीक है, और लास्ट था कि इनकम इंटरेस्ट इनकम किसके लिए, नॉन रेजिडेंट रुपी क्रेडिट अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। नहीं आया है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वो भी बता दूंगी। इस वीडियो को मेरे हिसाब से कम 2 बार देखना, तभी आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ऐसा बोला जाता है कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं जितनी चीज़ें टुकड़ों में कर सकती हूँ मैं उतने टुकड़ों में आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो गाइस यहीं पे हमारा लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और ये सब कुछ बताते बताते मैं एक चीज़ तो बताना ही भूल गई कि टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन करो। आप लोग को सारी वीडियो, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगी। तो यहीं पे आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं गाइस। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।